नमस्कार मित्रों। इंटरनेट जो कि हमें पूरे विश्व के साथ जोड़े रखता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा, जिसकी मदद से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं कहीं पर भी और कभी भी, बस इंटरनेट के प्रोटोकॉल का पालन करके। इंटरनेट की मदद से किसी के साथ बातें करना या तो इंटरनेट में कुछ चीज सर्च मारना, ये तो बड़ा आसान है दोस्तों। पर अभी तक आपको ये बात नहीं पता होगी कि 2024 में आज के समय में इंटरनेट में तकरीबन 147 जीटा बाइट्स डेटा है। और एक जीटाबाइट जो है वो अपने अंदर तकरीबन 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स तक का डेटा जो है वो स्टोर करके रखता है। तो फिर यहाँ पर तो 147 जीटाबाइट्स तक का डेटा जो है वो स्टोर हो रखा है इंटरनेट के अंदर। तो फिर सोचिए दोस्तों, कितना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है इंटरनेट के अंदर अकेले। पर इंटरनेट के अंदर इतना सारा डेटा होने का कारण दोस्तों और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही है, क्योंकि कहा जाता है कि हर दिन तकरीबन 500 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक दिन के अंदर ही तकरीबन 3,37,080 पीटाबाइट्स तक का डेटा जो है वो सेव या तो अपलोड कर दिया जाता है इंटरनेट में। जिसका मतलब ये भी है दोस्तों कि एक दिन के अंदर जो भी मनुष्य इंटरनेट का इस्तेमाल करता है वो तकरीबन 15.87 टीबी तक का डेटा जो है वो बनाता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। और ये इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट जो है दोस्तों हमें एक चीज़ तो बड़े ही साफ साफ तरीके से बता देता है कि इंटरनेट जो है वो आज के समय में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारी आदत बन चुका है। तो जरा अब हम सभी लोग साथ में मिलकर ये भी जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेट को बनाया किसके द्वारा गया था और आज के समय में इंटरनेट को नियंत्रित कौन करके रखता है। दोस्तों, इंटरनेट के इतिहास की शुरुआत होती है 1960 में, जब पहली बार कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर रिसोर्सेज के समय साझाकरण के लिए एक सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया था। उस समय JCR लिकलीडर ने बोल्ट बेरानेक और न्यूमैन में काम करते समय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफिस IPTO का नेतृत्व करते समय एक यूनिवर्सल नेटवर्क बनाने का विचार प्रस्तुत किया था सबसे पहली बार। और JCR लिकलीडर के विचारों को सुनने के बाद उन्हें इंटरनेट जो था उन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और उन्होंने इंटरनेट को बनाने की मंजूरी दे दी थी। फिर शुरुआत हुआ था पैकेट स्विचिंग का, जो कि फंडामेंटल इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में से एक था, जिसकी शुरुआत 1960 में पॉल बारन के काम करने के साथ हुई थी और स्वतंत्र रूप से डोनाल्ड डेविस के साथ 1965 में। पर 1967 में ऑपरेटिंग सिस्टम सिद्धांतों पर संगोष्ठी के बाद प्रस्तावित NPL नेटवर्क से पॉकेट स्विचिंग और बारन द्वारा प्रस्तावित डायनामिक रूटीन अवधारणाओं को ARPANET के डिजाइन में शामिल किया गया था, जो कि ARPA द्वारा प्रस्तावित एक प्रतियोगात्मक संसाधन साझाकरण नेटवर्क था। ARPANET का विकास जो था वो दो नेटवर्क नोड से शुरू हुआ था, जो कि 29 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आज SRI इंटरनेशनल के बीच में जुड़ा हुआ था। फिर तीसरी साइट जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सेंटा बाराबार में बनाई गई थी। उसी को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा ने भी एक साइट बनाई थी और भविष्य के विकास का संकेत देते हुए 15 साइटों को जोड़ा गया था यंग ARPANET के द्वारा 1971 के अंत में। और इंटरनेट के इन प्रारंभिक वर्षों की इन सभी चीज़ों को 1972 की एक फिल्म कंप्यूटर नेटवर्क द हॉलैंड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग में दिखाया गया था। फिर दोस्तों जनवरी 1 1983 को ऐसे करते करते ही इंटरनेट जो था वो पूरी तरह से बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स के पास एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, यहाँ तक कि बात करने का कोई और तरीका था ही नहीं। और इंटरनेट के पूरी तरह से बनने के बाद इसे एक नया प्रोटोकॉल बताया गया, जिसकी मदद से हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और इसे आज हम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया है कि इंटरनेट को किसके द्वारा और किस वजह से बनाया गया था, पर अब हम ये भी जान लेते हैं कि इंटरनेट को नियंत्रित किसकी मदद से किया जाता है। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी इंसान, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई भी सरकार जो है वो इंटरनेट को नियंत्रित नहीं करती है, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक ऐसा फैला हुआ नेटवर्क है जो कि बाकी सारे देशों के नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। और वहीं पर ही दोस्तों इंटरनेट को किसी भी तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है खुद को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये खुद के नेटवर्क सेटिंग की मदद से खुद की पॉलिसीज को ही खुद के ऊपर लागू कर सकती है। पर ICANN जो है वो जिम्मेदार है टेक्निकल ऑपरेशंस और रूट और डोमेन नेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये ट्रांसनेशनल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट की तरह भी काम करता है, जो कि ग्लोबल इंटरनेट पब्लिक पॉलिसीज बनाता है, जैसे कि कॉपीराइट, प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, जो कि हर एक देश के नागरिक का हक होता है। वैसे तो दोस्तों हमने इंटरनेट की मदद से कई सारे लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करते हुए देखा है, यहाँ तक कि इंटरनेट की मदद से देशों को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, खास करके देश के नागरिकों को। और वैसे ही दोस्तों, जैसा कि हमने सुना है कि किसी चीज़ का अगर हद से भी ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए लग जाओ तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। किसी चीज़ की अच्छी साइड होती है तो फिर उसकी बुरी साइड भी बहुत ही बुरी होती है। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट एनर्जी के वो अवशेष हैं जो कि प्रत्येक ऑनलाइन गतिविधि से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस है, जो कि मिलकर बहुत ही बड़ी हो सकती है।
पर कुछ अनुमानों के अनुसार हमारे गैजेट, इंटरनेट तथा उन्हें सपोर्ट करने वाले सिस्टम का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 3.7% है। और आज के समय में भी हम कई सारे ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जो कि बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी एज देखते हुए भी कुछ भी इंटरनेट में सर्च मार देते हैं, हालांकि उनके माँ बाप जो है वो इसको देखते हुए भी उन्हें रोकते तक नहीं है। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम बस आपको यही बताना चाहते हैं कि किसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल जो है वो हमें सुख की तरफ लेके जाता है, वहीं पर ही किसी चीज़ का बुरा इस्तेमाल जो है वो हमें हमारे ही विनाश की तरफ लेकर जाता है। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं कि आप इंटरनेट को कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं और आप इंटरनेट में क्या क्या सर्च मारते हैं।